दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे खुलासे करेंगे जिससे आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ओवर पॉपुलेशन सच में आज भी हमारे लिए एक कंसर्निंग इशू है। आइए कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं। एज ऑफ 2019 डेटा, इंडिया की 1.37 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड की 7.71 बिलियन पॉपुलेशन का 1/6 है। 2017 की यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि 2030 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन और 2050 तक 1.64 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। अगर बात करें चाइना की तो उसकी पॉपुलेशन 2030 तक 1.46 बिलियन को क्रॉस कर सकती है। इसी के चलते यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इंडिया 2027 तक चाइना को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसको हम आम भाषा में जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जानते हैं, वो काफी लंबे समय से एक इंटेंसली डिबेटेड और कंसर्निंग इशू रहा है। इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए कई दशकों से अलग अलग सरकारें पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग के नए नए मेजर्स अडॉप्ट करती आई हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स भी उन्हीं में से एक थे। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में वर्ल्ड फीमेल स्टेरिलाइजेशन में इंडिया का 37% योगदान रहा। हालांकि स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स ने डिजायर्ड आउटकम प्रोवाइड किए। उदाहरण के तौर पर 1990s में जो फर्टिलिटी रेट 3.4 पर था, वो 2016 तक आते आते 2.2 पर आ गया है। लेकिन ऐसे मेजर्स कई बार इंटेंस कंट्रोवर्सीज का मुद्दा रहे, जैसे कि 1970s में इमरजेंसी के दौरान फोर्सफुली मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स चलाए गए। ये 21 मंथ इमरजेंसी के डार्क पीरियड का वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस इंसिडेंट में था। फोर्स फैमिली प्लानिंग के इस डिजास्टरस एक्सपीरियंस के बाद पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा जैसे एक पॉलिटिकल टैबू बन गया है। लेकिन इसके लगभग 4 दशकों बाद इस डिबेट को एक बार फिर लाइमलाइट में लाया गया। जी हाँ, पीएम मोदी ने अपनी 2020 के इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसे टर्म को फिर यूज किया और पॉपुलेशन कंट्रोल को पैट्रियोटिज्म से इक्वेट किया। खैर, कुल मिलाकर इंडिपेंडेंस से आज तक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज पार्लियामेंट में लगभग 35 ऐसे बिल्स टेबल पर ला चुके हैं। इन सभी ने पॉपुलेशन रिड्यूस करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत पर स्ट्रेस किया है। लेकिन इनमें से कोई बिल पार्लियामेंट में वोटिंग स्टेज तक नहीं पहुंचा और आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में फैमिली साइज कंट्रोल करने के लिए कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन इनैक्ट नहीं हो पाया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया, एट प्रेजेंट इंडिया 2.45% ग्लोबल सरफेस एरिया और 4% ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज के साथ दुनिया की 16% पॉपुलेशन होल्ड करता है। तो इस डिस्कशन से ये साफ है कि इंडिया जैसी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में पॉपुलेशन कंट्रोल के ये कंसर्न्स लाजमी हैं। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो एक रिसेंट इकोसिस्टम असेसमेंट्स में ये सामने आया है कि ह्यूमन पॉपुलेशन का इस तेजी से बढ़ना कुछ स्पीसीज को एक्सटिंक्शन की कगार पर ढकेल रहा है। हमारे प्लैनेट के नेचुरल कोर्स के मुताबिक रेट ऑफ एक्सटिंक्शन 1 पर मिलियन स्पीसीज पर ईयर है। लेकिन बायोलॉजिस्ट ईओ विल्सन के एक एस्टिमेट के मुताबिक एक स्कैरी रियलिटी सामने आई। बताया गया कि आज हर घंटे लगभग 3 स्पीसीज एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच रही हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ह्यूमन पॉपुलेशन का ये बूम इस धरती को 6th मास एक्सटिंक्शन की तरफ ढकेल रहा है। तो जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की डिबेट एक एग्रेसिव रूप लेती दिखाई दे रही है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर कंजम्पशन न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे विश्व के लिए एक डेमोग्राफिक डिजास्टर साबित हो सकता है। लेकिन हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई हैं जो बताती हैं कि दुनिया भर के कई देशों में आज फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। 12,000 सालों में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि होमो सेपियंस का फर्टिलिटी रेट एक डिक्लाइनिंग स्लोप पर है। इंडिया में भी ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। जी हाँ, 24 नवंबर 2021 को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से ऐसा लगा मानो इंडिया में ओवर पॉपुलेशन की सभी चिंताओं पर एक फुल स्टॉप लगने जा रहा है। इसकी शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया कि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने की रफ्तार कुछ थम सी गई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब इंडिया में फैमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं रह गई है? क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और डेमोग्राफिक डिजास्टर जैसे संकट अब टल गए हैं? आगे इस वीडियो में हम आपके लिए इन सब सवालों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि इस डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट के क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। गवर्नमेंट हर 5 साल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पब्लिश करती है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन नोडल एजेंसी का रोल अदा करता है।
इस सर्वे में यह सामने आया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया का फर्टिलिटी रेट आज रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुका है। दोस्तों, पॉपुलेशन साइंटिस्ट पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखने की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू बताते हैं, जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR कहते हैं। आम भाषा में इसको रिप्लेसमेंट लेवल भी कहते हैं। WHO की डेफिनेशन के मुताबिक अगर एक कंट्री अपनी डाइंग पॉपुलेशन को रिप्लेस करना चाहती है तो उनकी हर चाइल्ड बियरिंग एज की विमेन को 2.1 चिल्ड्रन प्रोड्यूस करना होगा। अगर किसी पॉपुलेशन का फर्टिलिटी रेट TRF से ज्यादा होता है तो वहां पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, लेकिन अगर उसका फर्टिलिटी रेट TFR से कम होता है तो उसका मतलब है कि वहां की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। होमोसेपियंस के रिप्लेसमेंट वैल्यू की आइडियल वैल्यू 2.1 होती है। इस वैल्यू पर उनकी पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। NFHS की रिपोर्ट से यह सामने आया कि इंडिया में फर्टिलिटी रेट आज रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 से भी नीचे जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिया में आज एक विमेन अपने रिप्रोडक्टिव फेज में यानी 15 से 49 ईयर्स ऑफ एज के दौरान ऑन एन एवरेज 2 बच्चों को जन्म दे रही है। कुछ इंडियन स्टेट्स में तो ये 2 से भी नीचे जा चुका है। हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का TRF ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि बिहार का TFR 3.4, उत्तर प्रदेश का 2.7, झारखंड का 2.6, राजस्थान का 2.4, मध्य प्रदेश का 2.3, छत्तीसगढ़ का 2.2 और असम का 2.2 है। लेकिन अगर पूरे इंडिया का एवरेज निकालें तो ये साफ है कि हमारा फर्टिलिटी रेट आज बिलो रिप्लेसमेंट लेवल पर है, यानी कि अब इंडिया की पॉपुलेशन आगे बढ़ने के बजाय उससे कम होना शुरू हो गई है। अगर इंडिया की बात करें तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने के बजाय इस एग्जिस्टिंग ट्रेंड को मेंटेन करने और हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। दोस्तों, अब आइए एक नजर डालते हैं डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स के पीछे के मेन कारणों पर। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन ट्रेंड्स के पीछे का मेन कारण है द ट्रेंड ऑफ ऑप्टिंग आउट। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि आज इंडियन विमेन स्टडीज और करियर गोल्स को चेस करते हुए मैरिजेस और रिप्रोडक्शन को लो प्रेफरेंस देती हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक सिंगल विमेन के नंबर में 39% बढ़ोतरी हुई है। इस ट्रेंड के पीछे लेट मैरिजेस, फ्यूअर मैरिजेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ विमेन इन द वर्क स्पेस और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आज वर्ल्ड वाइड विमेन के पास एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज और कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स की बेटर एक्सेसिबिलिटी मौजूद है। आज विमेन के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, जिसके चलते विमेन्स, फैमिलीज और सोसाइटी के ट्रेडिशनली डिफाइंड रोल्स को बदल रही हैं। अभी तक कई सोसाइटीज में विमेन को फैमिली और वर्क प्लेस दोनों को एक साथ मैनेज करना पड़ता था। इस डुअल बर्डन को अवॉइड करने के लिए वो आज एज ओल्ड नॉर्म्स को ब्रेक करते हुए मैरिज और मदरहुड से रिट्रीट कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि आज मैरिड कपल्स भी चाइल्डलेस रहना प्रेफर कर रहे हैं। फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी भी इसका एक मेन कारण है, फिर चाहे वो क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हो या फिर कोविड-19 जैसे हेल्थ क्राइसिस के कारण। पैंडेमिक के बाद तो ये ट्रेंड और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। कई डेवलप्ड कंट्रीज में तो पैंडेमिक ने कपल्स को ये चीज भी रियलाइज कराई है कि केयर गिवर्स और डे केयर जैसी सर्विसेज के बिना घर पर रहकर एक चाइल्ड को रेस करना कितना चैलेंजिंग टास्क है। इसके अलावा आज की मेट्रोपॉलिटन, हाईली कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली लाइफस्टाइल्स के चलते कपल्स एक चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से भी कतराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के चलते कपल्स स्मॉल फैमिलीज चाहते हैं, या फिर जब तक वो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हो जाते तब तक फैमिली प्लानिंग अवॉइड करते रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हांगकांग। आपको बता दें कि हांगकांग में फैमिली स्टार्ट करना आज वे टू एक्सपेंसिव है। हांगकांग में हाउसिंग और एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज दुनिया भर में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसका सीधा असर वहां के फर्टिलिटी रेट्स पर दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के एस्टिमेट बताते हैं कि 2041 तक हांगकांग की 1/3 फीमेल पॉपुलेशन अपनी चाइल्ड बियरिंग एज तक अनमैरिड ही रहेंगी। और ये ट्रेंड केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं है। UNDESA ने अपने रिसर्च पेपर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स द 2017 रिवीजन में ये प्रेडिक्ट किया है कि 2030 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 8.6 बिलियन, 2050 तक 9.8 बिलियन और इस सेंचुरी के एंड तक 11.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी। लेकिन आज ये एस्टिमेट चैलेंज किए जा रहे हैं। द लैंसेट के अकॉर्डिंग डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स के चलते आज दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में बेबी बूम की जगह बेबी बस्ट ने ले ली है। कुछ एग्जांपल्स देखे जाएं
तो ग्रीस का TFR 1.3, बल्गेरिया का 1.58, हंगरी का 1.39, पोलैंड का 1.29, इटली का 1.4, साउथ कोरिया का 1.26 और जापान का 1.48 तक पहुंच गया है। चाइना का TFR 1.5 और ब्राजील का 1.8 है। लेटेस्ट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका और चाइना जैसे देश आज अपनी हिस्ट्री में सबसे लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई देश तो आज अपने पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करने के लिए लोगों को ज्यादा चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक बर्थ रेट्स को बढ़ाने के एफर्ट्स करने वाली कंट्रीज 1976 के 9% से बढ़कर आज 30% हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर 2016 से पोलैंड की गवर्नमेंट पर मंथ पर चाइल्ड 100 यूरोस प्रोवाइड करती है। साउथ कोरियन गवर्नमेंट अपने प्रिकेरियस फर्टिलिटी रेट्स को इंप्रूव करने के लिए लोगों को टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं। इसी के साथ वो बेटर चाइल्ड केयर, हाउसिंग बेनिफिट्स, स्पेशल हॉलिडेज फॉर बेबी मेकिंग, सपोर्ट फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और जनरस पेरेंटल लीव्स जैसे मेजर्स अडॉप्ट कर रही हैं। चाइना की बात करें तो वो भी अपने वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे इन फेमस मेजर्स को ड्रॉप कर चुके हैं और उल्टा वो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ लेवल्स को मेंटेन करने के उपाय खोज रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2016 में चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को एबॉलिश करते हुए टू चाइल्ड पॉलिसी अपनाई। 2021 में उन्होंने इसको भी एबॉलिश किया और 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन एफर्ट्स से कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं। और तो और यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स ये भी वार्न कर रहे हैं कि इस डिक्लाइन के कुछ सीरियस आउटकम्स भी हो सकते हैं। और वो क्यों, आइए जानते हैं। वैसे ये बात सच है कि लो पॉपुलेशन हमारे प्लैनेट के एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज पर लेस स्ट्रेन डालेगी, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि इसके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस उससे भी कहीं ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस पॉपुलेशन क्रंच का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दुनिया भर की इकोनॉमीज के आउटपुट पर दिखाई दे सकता है। जी हाँ, फर्टिलिटी रेट जितना कम होगा उतने ही कम चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे और देशों की प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में भी उतने ही कम लोग एंटर कर पाएंगे। ऊपर से ओल्ड एज पॉपुलेशन का शेयर भी बढ़ेगा, जो इकोनॉमिक टर्म्स में प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं मानी जाती बल्कि एक बर्डन की तरह देखी जाती है। जाहिर सी बात है कि इससे देश के आउटपुट, जीडीपी और ओवरऑल इकोनॉमी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल देखें। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की पॉपुलेशन इस सदी के अंत तक आधी हो जाएगी। आपको बता दें कि जापान की पॉपुलेशन दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है। वहां वर्किंग पॉपुलेशन का एक सीवियर क्रंच देखने को मिल रहा है। डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स के चलते ये हालत और भी खराब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान है कि जापान की प्रेजेंट 126.5 मिलियन की पॉपुलेशन 2050 तक 105.8 मिलियन तक श्रिंक हो जाएगी। यानी कि आने वाले 3 दशकों में जापान को 16.3% पॉपुलेशन डिक्लाइन झेलना पड़ेगा। और ऐसा केवल जापान में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में कई देशों में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सोशल कंसिक्वेंसेस भी काफी सीवियर हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये फिनोमिनन एक इन्वर्टेड एज स्ट्रक्चर को जन्म देगा। एक स्टडी के मुताबिक अंडर 5 की संख्या जो 2017 में 681 मिलियन थी, वो 2100 आते आते घटकर कुल 401 मिलियन रह जाएगी। वहीं 80 ईयर ओल्ड प्लस की संख्या 2017 में 141 मिलियन से बढ़कर 2100 में 866 मिलियन तक राइज करने वाली है। इससे ये समझ में आता है कि दुनिया में यंग लोगों से ज्यादा ओल्ड लोगों की संख्या है। एक और रिसर्च स्टडी पर गौर करें तो पता चलता है कि 1960s में हर एक रिटायर्ड पर्सन के ऊपर 6 वर्किंग पर्सन हुआ करते थे। आज ये रेशियो 1/3 पर आ गया है, यानी हर रिटायर्ड पर्सन के ऊपर केवल 3 वर्किंग पर्सन्स। अनुमान है कि 2035 तक ये रेशियो घटकर 1:2 तक पहुंच जाएगा। यानी कि यंग हेल्दी वर्किंग पॉपुलेशन का डिक्लाइन और एजिंग पॉपुलेशन का बढ़ना किसी भी देश की वर्कफोर्स के लिए एक सीवियर स्ट्रेन होगा। तो दोस्तों, इस डिस्कशन के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जैसे ओवर पॉपुलेशन के अपने चैलेंजेस हैं, वैसे ही पॉपुलेशन डिक्लाइन के भी अपने कुछ सीरियस चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में देशों को चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल तरीकों से फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, मदर्स के लिए फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस, बेटर स्टेट रन स्कूल्स और इनहैंस्ड मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव्स जैसे मेजर्स अडॉप्ट करें, जो कपल्स के लिए चाइल्ड बेयरिंग को एक बर्डन बनाने के बजाय उसको फैसिलिटेट करने का काम करे। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और इसका समाधान क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।